दोस्तों नमस्कार। ज़रा सोचिए इस देश में हालात कहाँ तक पहुँच गए हैं कि देश के गृह मंत्री यानी कि दूसरे सबसे ताकतवर आदमी उनकी रैली से पहले पुलिस को छात्रों को पकड़ के हिरासत में लेना पड़ रहा है। और वो भी इसलिए क्योंकि छात्र उनको काले झंडे दिखाने वाले थे। बस काले झंडे, न पत्थर न लाठी न बंदूक, सिर्फ काले कपड़े के दो टुकड़े। और उन टुकड़ों से इतना डर है इस सरकार को, इतनी घबराहट है कि पूरी डबल इंजन की पुलिस को अलवर में उतार दिया गया छात्रों को घरों से उठा लेने के लिए। और उधर दूसरी तरफ उसी सरकार का शिक्षा मंत्रालय है, उसका जो एनटीए नाम का एक संस्था है, वो पिछले 2 महीने से बैठा बैठा सोच रहा था कि यूजीसी नेट का पेपर करवा दिया है, अब क्या करें। तो अचानक कल रात याद आया कि अरे उसमें तो गलतियां थी, तो चलो फिर से पेपर करवा देते हैं 2 महीने बाद, और लाखों बच्चों की ज़िंदगी को एक बार फिर से ट्रॉमा में डाल देते हैं। तो एक तरफ छात्रों को काले झंडे दिखाने से रोकने के लिए इतनी मुस्तैदी है, और दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ है। यही आज हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलवर की। राजस्थान का शहर अलवर। कल यानी कि 17 अगस्त को अमित शाह वहां जाने वाले थे। विजयनगर मैदान में उनकी जनसभा थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ मौजूद रहने वाले थे, और साथ ही में राजस्थान के लिए 6300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन होना था। इसमें अलवर के लिए भी 783 करोड़ के प्रोजेक्ट थे। 200 करोड़ का सारस डेयरी प्लांट, एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, और साथ में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव भी होना था, जिसमें 10,548 नए भर्ती हुए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने थे। कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत ज़्यादा तामझाम था। लेकिन इस पूरे तामझाम के बीच सबसे बड़ी खबर वो नहीं थी जो मंच पर हो रही थी, सबसे बड़ी खबर वो थी जो मंच के बाहर हो रही थी, और वो खबर थी छात्रों की गिरफ्तारी। हुआ यूं कि अलवर के आरआर कॉलेज के कुछ छात्रों ने ठान लिया था कि हम अमित शाह जी को काले झंडे दिखाएंगे, हमारा विरोध हम दर्ज कराएंगे, क्योंकि हमारी बहुत सी मांगे हैं जिन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन सी मांगे, चलिए एक एक करके आपको बताता हूं। पहली मांग थी कि राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव बहाल किए जाएं। ये चुनाव पिछले काफ़ी समय से नहीं हो रहा है, और छात्र लोकतंत्र के अंदर छात्र लोकतंत्र का ये पहला बुनियादी हक होता है। दूसरी मांग थी कि 20 जुलाई को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, उस पर जवाबदेही तय की जाए। वो लाठीचार्ज नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुआ था, और उसकी गूंज अभी तक थमी नहीं है। तीसरी मांग थी कि अलवर की सड़कों की की खराब हालत है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। और चौथी मांग थी मत्स्य घोटाले की जांच की, जिसका आरोप राजस्थान में लगा हुआ है। तो ये 4-5 बड़े मुद्दे थे जिन पर छात्र काले झंडे दिखाना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे। लेकिन पुलिस को भनक लग गई, और पुलिस ने प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही आरआर कॉलेज पहुंचकर छात्रों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। इसी रविवार को महाराष्ट्र में भी शिवसेना यूबीटी के नेता बसंत मोरे को भी हिरासत में लिया गया, क्योंकि वो अजीत डोभाल वाले कार्यक्रम में अमित शाह के दौरे के दौरान विरोध करने की योजना बना रहे थे। यानी पूरे देश में एक ही पैटर्न है, जहां भी अमित शाह जा रहे हैं वहां पहले से एहतियात के तौर पर विरोधियों को उठा लिया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करने वाली बात है, जो शायद इस पूरी खबर की जान है। आपको 20 जुलाई याद है ना दोस्तों, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ था। वो प्रदर्शन नीट के पेपर लीक के खिलाफ था। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे संगठनों के छात्र वहाँ इकट्ठा हुए थे, और उन छात्रों पर पुलिस ने बहुत ही निर्दयता से लाठियां बरसाई थी। इस घटना के बाद इतना बवाल मचा कि आखिरकार तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ा। अब उस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने एक लिस्ट जारी की थी। बताया कि जो भी भीड़ थी उसमें इतने हिस्ट्री शीटर थे, इतने आपराधिक तत्व थे, इतने बदमाश थे, और इसीलिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। अब ज़रा सोचिए, अगर पुलिस को पहले से पता था कि इस प्रदर्शन में इतने हिस्ट्री शीटर आने वाले हैं, इतने आपराधिक तत्व शामिल होने वाले हैं, तो पुलिस की एसओपी क्या कहती है, पुलिस की मानक कार्यप्रणाली क्या कहती है कि ऐसे लोगों को पहले से हिरासत में लिया जाना चाहिए। ये हर बड़े इवेंट से पहले होता है, हर बड़े त्यौहार से पहले होता है, हर वीआईपी मूवमेंट से पहले होता है कि जो लोग पहले से आपराधिक इतिहास रखते हैं उनको एहतियात के तौर पर पहले उठा लिया जाता है। तो सवाल ये है कि दिल्ली में पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर उसको पता था कि हिस्ट्री शीटर आ रहे हैं तो पहले से उठा क्यों नहीं लिया? बाद में लिस्ट जारी करने का क्या मतलब है? और अलवर में तो पुलिस ने वो काम कर दिया जो दिल्ली में नहीं हुआ।
यहाँ तो सादे कपड़े में पढ़ाई करने वाले साधारण छात्रों को, जिनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ काले कपड़े के टुकड़े थे, उनको पहले से उठा लिया गया। यानी पैटर्न बिल्कुल साफ है। जब सरकार को अपने विरोधी को दबाना है तो पुलिस बहुत ही तेज़ी से काम करती है, बहुत ही सक्रिय हो जाती है, हर एसओपी याद आ जाती है, हर मानक कार्यप्रणाली अपनाई जाती है। लेकिन जब असली अपराधियों को रोकने की बात आती है, जब आम आदमी की सुरक्षा की बात आती है, तब सारी एसओपी कहीं छुप जाती है, तब सब कुछ भुला दिया जाता है। ये जो दोहरा मापदंड है, ये अपने आप में इस पूरी व्यवस्था की पोल खोलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर छात्र काले झंडे दिखा देते तो क्या हो जाता? आसमान गिर जाता? धरती फट जाती? अमित शाह जी को कोई नुकसान हो जाता? नहीं ना, कुछ भी नहीं होता। बस एक तस्वीर बन जाती, एक वीडियो बन जाता, और शायद सरकार को ये याद दिलाया जाता कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप देश के सबसे बड़े नेता के सामने भी अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, और वो नेता आपकी असहमति को सुन सकता है, आप पर बहस कर सकता है, आपके सवालों का जवाब दे सकता है। लेकिन इस सरकार का लोकतंत्र से रिश्ता वैसा है जैसे बिल्ली का चूहे से होता है। बिल्ली चूहे को खाने के बहाने ढूंढती रहती है। ये सरकार भी लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को हर रोज खा रही है, हर रोज उनको कुतर रही है। अब चलिए दूसरे बड़े मामले पर आते हैं, जो शायद इस पूरे किस्से की और भी बड़ी शर्मनाक कहानी है, और वो है यूजीसी नीट पेपर की। तो हुआ ये कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 22 जून से 30 जून के बीच यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा कराई थी। ये परीक्षा 87 विषयों में हुई थी, और ये वो परीक्षा है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए है, और पीएचडी में एडमिशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यानी लाखों बच्चों का करियर इस पेपर पर टिका होता है। परीक्षा हुई, बच्चे परीक्षा दे करके घर आए, चलो भाई एक जिम्मेदारी पूरी हुई, अब अगले काम पर लगते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं, आगे की पढ़ाई की तैयारी करते हैं। कुछ ने शादी की सोची, कुछ ने और आगे बढ़ने के बारे में सोचा। लेकिन कल रात यानी कि 16 अगस्त की देर रात, यानी परीक्षा हुए पूरे 1.5-2 महीने बाद, एनटीए ने अचानक एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें बताया गया कि 3 विषयों में गड़बड़ी थी, अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र। इन 3 विषयों के पेपर में इतनी गलतियाँ थी कि पूरी पेपर को ही दोबारा कराना पड़ेगा। अब आप सोचिए कैसी कैसी गलतियाँ थी, ये भी सुन लीजिए। एनटीए के मुताबिक इन पेपरों में तथ्यात्मक गलतियाँ थी, टाइपिंग की गलतियाँ थी, अनुवाद की गलतियाँ थी, प्रसिद्ध विद्वानों के नाम की गलतियाँ लिखे हुए थे, किताबों के नाम गड़बड़ थे, सवालों की भाषा में गलतियाँ थी, व्याकरण की गलतियाँ थी, लिंग और वचन की गलतियाँ थी, विराम चिन्हों की गलतियाँ थी, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे सवाल पहले के पेपरों से हूबहू कॉपी करके डाल दिए गए थे। यानी एक तरह से ये पेपर एक सेट नहीं था, एक मजाक था जो लाखों बच्चों के साथ किया गया था। अब ये पेपर 3 विषयों का दोबारा कब होगा, चलिए वो भी बता देते हैं। अंग्रेजी का पेपर होगा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। वाणिज्य का पेपर होगा उसी 9 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। और समाजशास्त्र का पेपर होगा 10 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। अब इसमें एनटीए ने बच्चों पर एक बहुत बड़ा एहसान भी किया है। बच्चों को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि एनटीए ने कहा है कि दोबारा पेपर देने के लिए बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। क्या एहसान है। आपने खुद पेपर में गलतियां की, आपने खुद बच्चों का 2 महीना बर्बाद किया, आपने खुद उनकी जिंदगी को अनिश्चितता में डाला, और अब आप कह रहे हैं कि हम फीस नहीं ले रहे हैं, ये हमारा एहसान है। अरे भाई साहब, फीस तो लेते ही कैसे? अगर आप फीस लेते तो शायद पेपर के साथ साथ आपकी पूरी एजेंसी का ही सत्यानाश हो जाता। पैसा तो टैक्स पेयर का ही जा रहा है, आपके मामा के घर से तो जा नहीं रहा है। जो पैसा आप पेपर दोबारा कराने में खर्च कर रहे हैं वो आम आदमी की जेब का ही पैसा है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अब ज़रा उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने जून में पेपर दिया था, वो जुलाई भर आराम से रहे, अगस्त के भी 15 दिन आराम से रहे, दूसरे कामों में लगे रहे, दूसरी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहे, नौकरी की तलाश में लगे रहे, कुछ शायद घर वालों के साथ छुट्टियां बिताने चले गए, कुछ ने रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए, और अचानक 16 अगस्त की रात एक खबर आती है कि भाई तुमको फिर से पेपर देना है, वो भी 3 हफ्ते बाद, यानी 9 और 10 सितंबर को। अब उन बच्चों की मानसिक स्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 महीने का सारा रिवीजन भूल चुके हैं, 2 महीने में दिमाग ने और चीज़ें सोच ली है, अब फिर से पूरा सिलेबस याद करना है, फिर से रिवीजन करना है, फिर से मॉक टेस्ट देने हैं, फिर से टेंशन में जीना है, और वो भी पूरा 1 महीना भी नहीं मिला है, बस
3 हफ्ते, कम से कम 1 महीना पहले तो बता देते, थोड़ा वक्त तो दे देते थे, लेकिन नहीं। एनटीए को खुद ही होश आते आते 1.5 महीना लग गया, तो बच्चों को कहाँ से टाइम मिलेगा। ये एनटीए वही एनटीए है दोस्तों, ये वही एनटीए है जिस पर नीट पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे थे। ये वही एनटीए है जिसकी वजह से पूरा देश सड़कों पर उतरा था। ये वही एनटीए है जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। ये वही एनटीए है जिसके अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने खुद पेपर लीक करवाया, और उसी एनटीए को अभी तक इस सरकार ने बचा करके रखा हुआ है। उसी एनटीए के हाथ में लाखों बच्चों का भविष्य आज भी सौंपा हुआ है। जो संस्थान अपने बुनियादी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा है, जो संस्थान एक पेपर तक ठीक से नहीं करवा पा रहा है, जिस संस्थान के पेपर में विद्वानों के नाम गलत लिखे हुए हैं, किताबों के नाम गलत हैं, सवालों में व्याकरण की गलतियां हैं, उस संस्थान को क्या इस काबिल माना जा सकता है कि उसके भरोसे देश के लाखों बच्चों का भविष्य छोड़ा जाए। ये प्रश्न किसी को नहीं पूछना है, क्योंकि प्रश्न पूछने वाले को अर्बन नक्सल कहा जाता है, राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। और अब तो एक नया शब्द भी इजाद कर दिया गया है, दिमागी नक्सल। जी हाँ, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने ये नया शब्द दिया है लोगों को, दिमागी नक्सल। यानी अब जो सरकार से सवाल पूछेगा, जो शिक्षा व्यवस्था की चिंता जताएगा, जो एनटीए की नाकामी पर बोलेगा, वो दिमागी नक्सल कहलाएगा। पहले तो हम बंदूक वाले नक्सल से डरते थे, अब हमको सोचने वाले, सवाल पूछने वाले, तर्क करने वाले लोगों से डराया जाएगा। ये हेडलाइन मैनेजमेंट है साहब, हेडलाइन मैनेजमेंट। एक नया शब्द दे दो, मीडिया 2 हफ्ते उसी पर बहस करेगा और असली मुद्दे कहीं पीछे छूट जाएंगे। लेकिन असली मुद्दा तो यह है कि जिस एनटीए के भरोसे देश के बच्चों का भविष्य है, वो एनटीए अब एनपीए बन चुका है, यानी नॉन फॉर्मिंग एसेट। नॉन फॉर्मिंग एसेट का मतलब निर्मला जी से पूछ लीजिएगा, वो अच्छे से समझा देंगी। बैंकिंग सेक्टर में इसकी परिभाषा वो लोग बहुत बार दे चुके हैं। और ये जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, ये जो लाखों की संख्या में बच्चे हैं, ये कौन है? ये मध्य वर्ग के बच्चे हैं, ये अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जिनके परिवार लोन लेकर के बच्चों को कोचिंग करवाते हैं, जो बच्चे रात रात भर जाग करके पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे अपने पूरे साल की मेहनत को एक पेपर पर लगा देते हैं। और इसी वर्ग के बहुत से लोग बीजेपी के कट्टर वोट बैंक भी हैं। यही लोग जो हर चुनाव में बीजेपी को वोट देते हैं, यही लोग जो सोशल मीडिया पर बीजेपी का प्रचार करते हैं, यही लोग जो हर मुद्दे पर सरकार का समर्थन करते हैं। और इन्हीं के साथ ये हो रहा है, इन्हीं के बच्चों का करियर इस तरह से खिलौना बनाया जा रहा है। तो देखिए कहानी क्या है। एक तरफ अलवर में छात्रों को उठाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो काले झंडे दिखाना चाहते थे। दूसरी तरफ पूरे देश के छात्रों का भविष्य एनटीए के हाथों में गिरवी रखा हुआ है, जो अपना बुनियादी काम भी नहीं कर पा रही है। एक तरफ ये सरकार इस बात पर इतनी संवेदनशील है कि कोई इसके नेताओं को काले झंडे न दिखा दे। दूसरी तरफ इसी सरकार के मंत्रालय के काम में लाखों बच्चों की ज़िंदगी काली हो रही है। और इसी अलवर के कार्यक्रम में अमित शाह ने देश को एक और नया ज्ञान दिया। कहा कि सोनिया गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया। भाई सोनिया गांधी माफ़ी मांगे या ना मांगे ये उनका मामला है, लेकिन इस देश के छात्रों के साथ, इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ जो हो रहा है उसके लिए तो सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान गए, नए मंत्री आए, लेकिन एनटीए वहीं का वहीं है, वैसे का वैसा है, अपनी उसी नाकामी को दोहरा रहा है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इस देश में एक अजीब सा उल्टा पुल्टा हो रहा है। जिनको सक्रिय होना चाहिए वो निष्क्रिय हैं, और जिनको संयम बरतना चाहिए वो अति सक्रिय हैं। पुलिस को अपराधियों को पकड़ना है, वो छात्रों को पकड़ रही है। एनटीए को पेपर ठीक से करवाना है, वो पेपर में गलतियां कर रही है। सरकार को छात्रों के साथ बातचीत करनी है, वो छात्रों को दिमागी नक्सल बुला रहे हैं। और मंत्री जी को अपने विभाग की जवाबदेही लेनी है, वो सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं। तो आप बताइए इस पूरे किस्से पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि एनटीए जैसे संस्थान को इसी तरह से चलने देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सरकार को इन दोनों मुद्दों पर जवाबदेही लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की खबरें आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।